नमस्कार, मैं विनय कुमार, वैज्ञानिक भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। आज मैं आपको इसरो प्रक्षेपण यान और सैटेलाइट पेलोड के बारे में बताऊंगा। मानव सभ्यता में चीज़ों को बेहतर ढंग से जानने में परिवहन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और ऐसा ही अंतरिक्ष विज्ञान में भी है। अंतरिक्ष में जब हम कोई भी सैटेलाइट या उपग्रह को पहुंचाते हैं जो कई सारी कक्षाओं में है, जैसे भूस्थिर कक्षा या ध्रुवीय कक्षा, उसमें जो हम उपग्रह को छोड़ते हैं तो उसके लिए हमें इसरो प्रक्षेपण यान की ज़रूरत है, जिसे हम साधारण भाषा सामान्य भाषा में रॉकेट भी कहते हैं। तो आज हम इसरो के द्वारा जितने प्रक्षेपण यान बने हैं या जिनका प्रयोग हो रहा है या हो चुका है उनके बारे में बताएंगे। इसरो के प्रक्षेपण यान चार प्रकार के हैं। जैसे इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो है रॉकेट कार्यक्रम की उत्पत्ति कैसे हुई, स्टेजिंग के प्रकार, क्योंकि जो भी रॉकेट्स या लॉन्च व्हीकल्स बने हैं या प्रक्षेपण यान बने हैं उनमें कई तरह के स्टेजेस होते हैं जो उसको अंतरिक्ष की कक्षाओं में स्थापित करने के प्रयोग में किया जाता है। सभी भारतीय रॉकेट इसरो द्वारा विकसित किए गए हैं। और अंतरिक्ष बंदरगाह का चयन कैसे किया जाता है जहां से हम हमारे इसरो से प्रक्षेपण यान को भेजें अंतरिक्ष में, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के 3 विशिष्ट तत्व हैं: संचार और सुदूर संवेदन के उपग्रह, अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली और अनुप्रयोग कार्यक्रम। चूंकि भारत विकास के शुरुआती चरणों में था, इसलिए इसरो की टीम ने अंतरिक्ष कार्यक्रम के उद्देश्य पर सावधानीपूर्वक काम किया और 3 अलग-अलग तत्वों को सूचीबद्ध किया। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत के निवासियों के लिए संचार स्थापित करना और कृषि, मछली पकड़ने और मौसम की स्थिति जानने और कई तरह के जानकारियों को प्राप्त करने के लिए इन कई आवश्यक उपग्रह को स्थापित किया। इसलिए सबसे पहले संचार के लिए उपग्रह बनाए गए। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया कि इसके परिवहन का उद्देश्य वाहनों यानी प्रक्षेपण वाहनों या रॉकेट को प्रक्षेपित करना था, जो उपग्रहों और मनुष्यों को अंतरिक्ष में परिक्रमा करने और वापस पृथ्वी की सतह पर लाने के लिए किया जाएगा। और तीसरा फोकस संपूर्ण भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की अनुप्रयोग प्रक्रिया की योजना और व्यवस्था पर था। इस छवि में हम देख सकते हैं कैसे रॉकेट डिज़ाइन को हमारे माननीय डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो इसरो के संस्थापक थे, उनको समझा रहे हैं रॉकेट डिज़ाइन को। तो इसकी शुरुआत रॉकेट के की शुरुआत एक तरह से कहें तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने की थी। अब अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली को हम जानने के लिए पहले देख सकते हैं, यहाँ पे कई तरह के हमने चित्र को दिखाया है। चूँकि हम इसरो के प्रक्षेपण वाहनों के बारे में जानने के लिए आए हैं, इसलिए हमें ये जानना पड़ेगा कि ये कैसे प्रारंभ हुआ। तो हम यहाँ देख सकते हैं, पहले यहाँ पर एक चर्च है। जो ये चर्च तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा नामक स्थान पर तट और रेलवे लाइन के बीच में स्थित है। इस स्थान का चुनने का कारण यह था कि यह पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा पर स्थापित था, जिससे रॉकेट तेजी से यात्रा कर सके। इस सब आधार पर थुम्बा हमारे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए पहला स्थान बन गया। इसे थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहा जाता है। अन्य तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रॉकेट को कैसे लॉन्च पैड पे पहुंचाया जा रहा है, कैसे रॉकेट को बनाया जा रहा है। और लॉन्च पैड पे पहले बैलगाड़ी को या बैलगाड़ी से और साइकिल से ले जाया गया था लॉन्च पैड तक। अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली में कई तरह के रॉकेट्स अभी तक निर्मित हुए हैं इसरो के द्वारा। भूतकाल में ध्वनि रॉकेट, SLV, ASLV का प्रयोग होता था। फिर PSLV और GSLV जो वर्तमान में उपयोग में है, और RLV-TD जो भविष्य की प्रक्षेपण यान में सम्मिलित है वो होगा। इनको अपग्रेड धीरे धीरे करके किया गया। पहले ध्वनि रॉकेट से शुरू हुआ
और ध्वनि रॉकेट वही थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से किया जाता था। फिर एसएलवी, जिसमें छोटे छोटे सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। फिर एएसएलवी, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसे कहा जाता है। फिर पीएसएलवी, पीएसएलवी में तो आप कह सकते हैं कि इसरो का पूर्ण रूप से कमांड है, जिसकी वजह से हम कई सारे उपग्रहों को अभी तक अंतरिक्ष में छोड़ चुके हैं। और अब जीएसएलवी में भी जीएसएलवी मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 है। जीएसएलवी मार्क 3 अभी सबसे ज़्यादा हेवी उपग्रह को छोड़ने के लिए प्रयोग में आया किया जाता है। और अभी मैंने जैसे कहा RLV-TD नामक विमान का निर्माण हो रहा है, जिसका प्रयोग होगा कि वो अंतरिक्ष तक जा करके वापस आ सके और उसका हम पुनः प्रयोग कर सकें। तो आप ये देख सकते हैं इसमें ये है आपका ध्वनि रॉकेट, ये है आपके एसएलवी, फिर ये पीएसएलवी, ये जीएसएलवी, जीएसएलवी मार्क 3, ये है आपका RLV-TD। इससे पहले कि हम रॉकेट की गहराई में जाएं, आइए कुछ महत्वपूर्ण सीखें। तो स्टेजिंग के प्रकार, तो अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो लॉन्च प्रक्षेपण यान को प्रदर्शित किया है। एक है आपका पीएसएलवी और दूसरा है जीएसएलवी। और इसमें भी जीएसएलवी में ये जीएसएलवी है और ये जीएसएलवी मार्क 3 है। जीएसएलवी मार्क 3 को फैट बॉय भी कहा जाता है। तो सभी रॉकेट थ्रस्ट उत्पन्न करते हैं और यह रॉकेट वजन और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पर काबू पाने के लिए एक प्रणोदन प्रणाली द्वारा उत्पन्न होता है। पेलोड का वजन रॉकेट के कुल उत्थापन वजन का एक छोटा सा हिस्सा है। अधिकांश द्रव्यमान प्रणोदक, जिसे हम कह सकते ईंधन और ऑक्सीकारक है, और एक बार प्रणोदक का उपयोग हो जाने के बाद खाली भंडारण टैंक और इंजन का कोई कार्य नहीं रह जाता, तो उसे है ना अलग कर दिया जाता है। तो वे रॉकेट के कुल वजन में अतिरिक्त वजन जोड़ देंगे, इसलिए हम स्टेजेस में अपने प्रक्षेपण यान को रखते हैं। हमें रॉकेट का वजन जैसे जैसे वो कक्षा तक पहुँचे वजन कम करते जाना चाहिए, इसलिए हम चरणों की अवधारणा का उपयोग करते हैं। हम प्रणोदक के कुल द्रव्यमान को छोटे खंडों में विभाजित करते हैं और इसे अलग से संग्रहित करते हैं। जैसा कि पहले बताया गया कि एक बार प्रणोदक का उपयोग करने के बाद छोटे खाली टैंक और इंजन को रॉकेट के बाकी हिस्से से अलग कर दिया जाता है। वे समुद्र और जल स्रोतों में गिर जाते हैं। चरणों का दिन तब अगला सेट शुरू हो जाता है और तब इसी तरह काम करता है जब तक कि हम पेलोड को या उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा तक पहुंचा ना दिया जाए। तो रॉकेट स्टेजिंग दो प्रकार की होती है। एक होता है सीरियल स्टेजिंग और दूसरा होता है समानांतर स्टेजिंग। समानांतर स्टेजिंग जीएसएलवी में प्रयोग होता है और सीरियल स्टेजिंग आपके पीएसएलवी में प्रयोग होता है। तो आप देख सकते हैं रॉकेट में चरण जोड़ने के पीछे का विचार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पर काबू पाकर प्रक्षेपित करना आसान बनाता है। इसलिए इन सभी चरणों में प्रणोदक टैंक स्थापित किया जाता है जो पर्याप्त ईंधन और ऑक्सीडाइजर लेकर के जाता है। और एक बार जब ईंधन पूरी तरह से उपयोग हो जाता है तो स्टेज बंद हो जाता है और इसे सभी चरण का मुख्य सिद्धांत पेलोड को एक निश्चित कक्षा में पहुंचाना है। अब आप कक्षाओं के ऊंचाई के तरीके से देखें। यहाँ तीन तरह निम्न पृथ्वी कक्षा, ध्रुवीय कक्षा, मध्यम पृथ्वी कक्षा और भूस्थैतिक कक्षा है। निम्न पृथ्वी कक्षा 150 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक है। मध्यम पृथ्वी कक्षा 2000 से 35,786 किलोमीटर है और भूस्थैतिक कक्षा जिसे जीओ कहते हैं, जियो ऑर्बिट कहते हैं, जियो अर्थ ऑर्बिट, उसे 35,786 किलोमीटर। और ध्रुवीय कक्षा और सूर्य तुल्यकालिक कक्षा SSO, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जिसे कहते हैं, वो 600 किलोमीटर है। तो सामान्यतः 150 से 2000 किलोमीटर के बीच में हम अपने उपग्रहों को स्थापित करते हैं। अंतरिक्ष तक पहुंचने की दिशा में इसरो का पहला कदम था ध्वनि रॉकेट। तो कितने लोग यह जानने में इच्छुक है कि हमने भारत में रॉकेट कैसे बनाए, पहला रॉकेट कौन सा था? तो पहला रॉकेट हम उसे कहते हैं साउंडिंग रॉकेट। तो साउंडिंग रॉकेट आपका ये आप देख सकते हो। इसे हम क्यों कहते हैं साउंडिंग? साउंडिंग मतलब होता है टू साउंड का एक समुद्री शब्द है।
और 40 से 200 किलोमीटर इसकी परिचालन ऊंचाई है। उपग्रहों और अंतरिक्ष यान में प्रयुक्त उपकरणों के प्रदर्शन और क्षमताओं को निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मौसम विज्ञान और वायुमंडलीय अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें प्रयोगात्मक अनुप्रयोग सीमित है और इनके निर्माण कम जटिल है, क्योंकि इनकी ऊंचाई कम है। इनमें जो सेंसर्स लगे रहते हैं वो भी कम से वेट वाले होते हैं, इसलिए इनका जो अनुप्रयोग है सीमित है। तो ध्वनि रॉकेट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये नाइके अपाचे लॉन्च है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे ध्वनि रॉकेट लॉन्च हो रहा है। तो 21 नवंबर 1963 को शाम 6:25 पर केरल के तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा से अमेरिका निर्मित पहले साउंडिंग रॉकेट, जो नाइके अपाचे कहते हैं, उसका प्रक्षेपण किया गया था और यही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत थी। 27 फुट का उग्र रॉकेट अंतरिक्ष में 180 किलोमीटर तक उड़ गया और चंद्रमा की रोशनी वाले आकाश में एक शानदार नारंगी रंग का सोडियम वाष्प छोड़ा। बाद के दिनों में रूस और फ्रांस से आयातित 2 चरणीय रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया था। उसके बाद रोहिणी श्रृंखला का जन्म हुआ। रोहिणी श्रृंखला के तहत इसरो में पहला साउंडिंग रॉकेट बना था। रोहिणी, जिसे RH-75 कहा जाता था, उसका व्यास 75 मिलीमीटर था और RH-75 का वजन लगभग 32 किलोग्राम था और इसकी मारक क्षमता 10 किलोमीटर थी। तो इसरो ने इस साउंडिंग रॉकेट RH-75 का 21 नवंबर 1963 के केरला से लॉन्च किया गया था और RH-75 2 चरणों वाला लॉन्चिंग रॉकेट था। ये आपके रोहिणी श्रृंखला और रोहिणी रॉकेट्स आप कह सकते हैं, अर्थात RH-200, RH-300, RH-560 भारी पेलोड ले जाने में सक्षम थे और RH-75 की तुलना में लंबी दूरी की क्षमता रखते थे। तो रोहिणी श्रृंखला जो थी, RH-75 तो सिर्फ 32 किलोग्राम का था और इसकी मारक क्षमता 10 किलोमीटर थी। इसरो ने 15 जुलाई 2015 को रोहिणी श्रृंखला की सबसे उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की। इस शुभ दिन पर इसरो RH-200 साउंडिंग रॉकेट के लगातार 100 सफल प्रक्षेपण करने में कामयाब रहा और नवीनतम रोहिणी श्रृंखला RH-560 Mk2 का वजन लगभग 1600 किलोग्राम है और इसकी ऑपरेटिंग रेंज 500 किलोमीटर है। तो अभी आप देख सकते हैं जो रोहिणी के सभी तरह के रॉकेट्स कैसे थे, RH-75 कैसा था और धीरे धीरे हमने जो रोहिणी श्रृंखला रॉकेट की श्रृंखला बनाई वो कैसा हो गया, जो अभी 560 है वो कैसा दिखता है। फिर उसके बाद मोनेक्स, जो मानसून एक्सपेरिमेंट के लिए रॉकेट को लॉन्च किया गया था, वो वैश्विक वायुमंडलीय अनुसंधान कार्यक्रम के भाग के रूप में मानसून की वैश्विक और क्षेत्रीय विशेषताओं का अध्ययन करना उसका मुख्य उपयोग था। 3 लॉन्च पैड टर्ल्स, सार और बालासोर से 200 RH-200 रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया था। अंतरिक्ष वैज्ञानिक संघ परिषद और विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा आयोजित वैश्विक वायुमंडलीय अनुसंधान कार्यक्रम के एक भाग के रूप में मानसून की वैश्विक और क्षेत्रीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए मोनेक्स का प्रयोग किया गया है। इसरो ने 3 लॉन्च पैड बनाए हैं, जिसे मैंने अभी पहला एक बताया, टर्ल्स, जो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, फिर सार जो श्रीहरिकोटा में है और बालासोर उड़ीसा में है, से 200 RH-200 रॉकेट लॉन्च करने के लिए विकसित किया गया। बालासोर में नया लॉन्च पैड 9 महीने के भीतर चालू कर दिया गया और पहला रॉकेट 24 जनवरी 1979 को वहां से लॉन्च किया गया। अब मैं उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के बारे में बताऊंगा, जो पूरी तरह से ठोस और 4 चरणों वाला यान था, जो 40 किलोग्राम श्रेणी के पेलोड को निम्न पृथ्वी कक्षा मीन्स लो अर्थ ऑर्बिट में रखने में सक्षम था। उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 का वजन लगभग 17 टन, 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम होता है और यह 40 किलोग्राम भार ले जाने में सक्षम है। यह 4 चरणों वाला रॉकेट है और 1979 से 1983 तक परिचालन किया गया। सभी 4 चरणों के लिए ठोस प्रणोदक,
चरण 1 और 2 में PBN और चरण 3 और 4 में HEF-20 का इस्तेमाल किया गया था। SLV-3 का पहली बार जो लॉन्च हुआ था वो 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा रेंज से सफलतापूर्वक किया गया था। ये SLV-3 है। आप देख सकते हैं इसरो के प्रायोगिक रॉकेट से प्राप्त सभी अनुभवों के साथ वैज्ञानिकों ने SLV, PSLV और JSLV जैसे उन्नत रॉकेटों पर काम किया। श्रीहरिकोटा से पहली बार SLV-3 का प्रक्षेपण भारत से किया गया, जो भारत को अंतरिक्ष उन्मुख देशों में एक विशिष्ट क्लब का छठा सदस्य बना दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि SLV-3 का लॉन्च कैसे हो रहा है श्रीहरिकोटा में। ASLV इसरो का दूसरी पीढ़ी का रॉकेट था। ASLV का पूर्ण रूप क्या है, जिसे हम कहते हैं ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और यह जो है ये अपने पूर्ववर्ती SLV के समान ही रेंज का था। 150 किलोमीटर की पेलोड क्षमता इसकी क्षमता थी और 5 चरणों में ये अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित हो पाता था। अपने सभी चरणों में ठोस प्रणोदक था। इसके पहले चरण में बूस्टर पर 2 पट्टियां हैं, जिसे हम रॉकेट बूस्टर्स कहते हैं, जो आप देख सकते हैं कि किनारे में ये स्थापित है। पहले चरण में बूस्टर जो भारी पेलोड पहुंचाने में मदद करती है। 1987 से 1994 के बीच में ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रयोग किया गया था। अब आप देख सकते हैं ASLV का असेंबलिंग रेंज, ये कैसे यहाँ पे ASLV को असेंबल किया जाता था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उपग्रह को कैसे रखा जा रहा है ASLV में, और उसके बाद उसे हीट सील से ढक दिया जाता है। और ये लॉन्च पैड पे कैसे उसे असेंबल करके किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। ASLV के विकास ने इसरो में भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए नई प्रौद्योगिकी का मार्ग प्रशस्त किया। जैसे कि इसमें अब मैं कह सकता हूँ ऊर्ध्वाधर एकीकरण, वो वर्टिकल इंटीग्रेशन, बंद लूप मार्गदर्शन, स्ट्रैप ऑन टेक्निक, जड़त्वीय नेविगेशन और बल्ब नुमा हीट सील। तो सी बेस्ड टॉप गाइडेंस, स्ट्रैप ऑन टेक्नोलॉजी, inertia navigation and bulbous heat shield was there in this particular thing। और आप देख सकते हैं ये ASLV को 1992 में कैसे यहाँ पे लॉन्च पैड पे रखा गया है और असेंबल किए जाने के बाद, और उसके बाद इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। तो ये ASLV का प्रक्षेपण आप देख सकते हैं कि श्रीहरिकोटा से ही किया गया था। तो आप देखिए 1992 में इनका प्रयोग हुआ था। अब हमारा वो रॉकेट है जो इसरो का सबसे ट्रस्टेड रॉकेट में माना जाता है, जिसे PSLV कहते हैं। और PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे हम ये भी कई स्टेजेस में है। और ये PSLV का वर्क हॉर्स कहलाता है, जिसे हम ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान भी कहते हैं। और विशेष विवरण इसका क्या है कि ये 4 चरणों वाला रॉकेट प्रक्षेपण है। इसमें बूस्टर और स्ट्रैप ऑन मोटर है। स्ट्रैप ऑन मोटर्स की संख्या के आधार पर PSLV में GXL, QL और DL जैसे विभिन्न संस्करण हैं। तो PSLV में भी कई तरह के वेरिएशंस थे, XL, QL एंड DL। जितने स्ट्रैप ऑन मोटर्स थे, स्ट्रैप ऑन मोटर्स वेरी करके उसके बाद वो स्थापित किया जाता था। उपग्रह का लो अर्थ ऑर्बिट में और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में और सब जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचाने की क्षमता ये रखता है। पेलोड क्षमता इसकी 1900 किलोग्राम है। PSLV की विशेषताएं ये हैं कि PSLV बूस्टर को छोड़कर 4 चरणों वाला रॉकेट प्रक्षेपण यान है। PSLV प्रक्षेपण यान द्वारा उपयोग
किए जाने वाले बूस्टर की संख्या मिशन की आवश्यकताओं पर आधारित है। स्ट्रैप ऑन मोटर्स की संख्या पर ऐसे जैसे मैंने कहा कि वो जी, एक्सएल, क्यूएल और डीएल जैसे विभिन्न संस्करण हैं। तकनीकी विशिष्टताएं इस प्रकार है। एसएसपीओ को पेलोड 1750 किलोग्राम, सब जीटीओ में 1425 किलोग्राम। चौथा चरण PS4 एसएलवी का सबसे ऊपरी चरण है, जिसमें 2 पृथ्वी भंडारण योग्य तरल इंजन शामिल है। S3 PSLV का तीसरा चरण एवं एक ठोस रॉकेट मोटर है, जो प्रक्षेपण के वायुमंडलीय चरण के बाद ऊपरी चरण को उच्च जोर प्रदान करता है। S2 PSLV अपने दूसरे चरण के लिए एक पृथ्वी भंडारण योग्य तरल रॉकेट इंजन का प्रयोग करता है, जिसे विकास इंजन के रूप में जाना जाता है, जिसे तरल प्रणोदक प्रणाली केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। S1 PSLV S139 ठोस रॉकेट मोटर का उपयोग करता है, जो 6 सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर द्वारा संबंधित है। स्ट्रैप ऑन मोटर्स PSLV अपने PSLV G और PSLV XL वेरिएंट में पहले स्ट्रैप ऑन द्वारा प्रदान किए गए जोर को बढ़ाने के लिए 6 ठोस रॉकेट स्ट्रैप ऑन मोटर्स का उपयोग करता है। हालांकि कोर अलोन जो PSLV संस्करण है, उसमें स्ट्रैप ऑन का उपयोग नहीं किया जाता है। आप देख सकते हैं PSLV रॉकेट को एक चरण के ऊपर दूसरे चरण में कैसे बनाया जाता है, और अंत में पेलोड को नोज कोन पे रखा जाता है, जहाँ पे आपके कई उपग्रह भी लॉन्च किए जा, और PSLV से कई उपग्रह भी लॉन्च किए जा सकते हैं। सो आप देख सकते हैं ये हीट सील्ड के अंदर ये जो नोज कोन पे रखा गया है, उसके बाद हीट सील्ड से इसे ढक दिया जाता है। और ये जो डिफरेंट स्टेजेस आप देख रहे हैं, ये आपका जो है ये जो चित्र है, ये है विकास इंजन का चित्र, और आप देख सकते हैं कि विभिन्न स्टेजेस पे कैसे PSLV को रखा गया है। 1 जनवरी 2024 तक इसरो ने 60 PSLV लॉन्च किए, जिसमें 57 सफल हुए, और आपके 2 पार्शियल सक्सेसफुल हुए और एक जो है फेल हुआ था। तो PSLV के कुछ उल्लेखनीय सफल प्रक्षेपण चंद्रयान-1, मार्स ऑर्बिटर मिशन उर्फ मंगलयान और रिकॉर्ड तोड़ने वाले 104 उपग्रह भी शामिल है। PSLV को हाल ही में 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 के लिए भी लॉन्च किया गया था। PSLV का उत्थापन द्रव्यमान 320 टन है। पेलोड क्षमता सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षाओं के लिए 1850 किलोग्राम है। तो अभी आप देख सकते हैं PSLV के लॉन्च को। अब मैं GSLV के बारे में बताऊंगा। GSLV मैंने कहा, अब वो भी 3 प्रकार का है। GSLV MK1 जब अर्ली स्टेज में GSLV का निर्माण हुआ था, फिर GSLV MK2, GSLV MK3, जिसे अब LVM3 भी कहते हैं। इसरो ने इन रॉकेट का लॉन्च किया था अपने उपग्रह को भूस्थैनिक कक्षा और आप कह सकते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए। GSLV जो है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। यह 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। 4 समानांतर चरणबद्ध बूस्टर जिसमें लगे हैं। तरल संचालित PSLV तकनीक से विकास इंजन और बूस्टर मोटर्स लगाए गए हैं। किसी उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित करने की क्षमता है। उत्थापन द्रव्यमान 414 टन है, और पेलोड क्षमता GTO को 2500 किलोग्राम और लो अर्थ ऑर्बिट को 5000 किलोग्राम तक ले जा सकता है। GSLV MK2 की विशेषताएं। GSLV MK2 की विशेषताएं ये है कि अंतिम चरण में क्रायोजेनिक चरण का उपयोग किया जाता है, जो इसरो के लिए बहुत नया था। GSLV MK1 संस्करण के लिए क्रायोजेनिक इंजन रूस से आयात किया गया था। भारत में निर्मित क्रायोजेनिक इंजन CE7.5 विकसित करने के बाद GSLV श्रृंखला का नाम GSLV MK2 रखा गया। समानांतर रूप से इसरो ने स्वदेशी क्रायो अपर स्टेज के लिए काम किया और योग्य C12.5 स्टेज विकसित करने के लिए प्रयास किए, और GSLV MK2 कार्यक्रम में शामिल किया गया।
जीएसएलवी MK2 की विशेषताएं ये हैं कि जीएसएलवी का पहला प्रक्षेपण 18 अप्रैल 2001 को हुआ था और आखिरी जीएसएलवी प्रक्षेपण 12 अगस्त 2021 को हुआ था। और इनकी सक्सेस रेट ये थी कि 8 सक्सेसफुल हुए, चार आपके फेल हो गए और 2 पार्शियल सक्सेसफुल हुए। आप देख सकते हैं GSAT-7A को जीएसएलवी में कैसे रखा गया और उसके बाद उसका लॉन्च। आप यहाँ देख सकते हैं कि जीएसएलवी मार्क 2 कैसे अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहा है। अब जीएसएलवी MK2 की विशेषताएं हमने बता दी आपको। अब जीएसएलवी MK3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहा जाता है। इसका आप लिफ्ट ऑफ देखिए, इसे हम फैट बॉय भी कहते हैं, ये फैट बॉय के नाम से लोकप्रिय है। यह 4000 किलोग्राम पेलोड उठाने वाला चौथी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है, जिससे हम काफ़ी दूर तक इस लॉन्च व्हीकल को ले जा सकते हैं। और अभी चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था वो जीएसएलवी मार्क 3 के द्वारा ही किया। और आप देख सकते हैं जीएसएलवी मार्क 3 में लगे कैमरे की वजह से ये कैसे ऊपर जा रहा है, उसको आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये बूस्टर्स कैसे सेपरेट हुए आपके इस प्रक्षेपण यान से जब उनका प्रयोग होगा, क्योंकि ये अननेसेसरी वेट साथ में कैरी करने से ये डिफ़िकल्ट होता और इसका वेट बढ़ने से ये ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा सकता, इसलिए उसे अलग कर दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये डिफरेंट स्टेजेस में होता है, जब उनका प्रयोग हो जाता है तो उनको अलग कर दिया जाता है। अब आप देख सकते हैं कैसे ये हीट सील्ड अलग हुआ और इससे उपग्रह अंतरिक्ष में की उस कक्षा में पहुंचा दिया गया। ये आपका उपग्रह है जो अलग होने के बाद है, जिसे GSAT-29 प्रयोग को लॉन्च किया गया था जीएसएलवी मार्क 3 से। अब जीएसएलवी मार्क 3 के कई स्टेजेस को मैं बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथी पीढ़ी का ये प्रक्षेपण यान कहा जाता है। ठोस प्रणोदक के साथ 2 बूस्टर्स हैं, 110 टन के हाइपर गोलिक प्रणोदक के साथ विकास इंजन है। अंतिम चरण में क्रायोजेनिक इंजन C-20 LEO का 10 टन पेलोड और GTO का 4 टन पेलोड रखा गया है। गगनयान मिशन के लिए इसरो द्वारा विकसित पहला मानव रेटेड प्रक्षेपण यान ये होगा। जीएसएलवी मार्क 3 जो LVM मार्क 3 कह रहे हैं, इसकी बाद की उड़ानों में GSAT-19, 29 और चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किया गया। चंद्रयान 2 इसरो द्वारा लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी अंतरिक्ष यान है और आपने सभी चरणों में सफल भी रहा है। और ये 7 GSLV मार्क 3 अब तक लॉन्च हो गए और 7 सक्सेसफुल रहे। गगनयान के लिए GSLV मार्क 3 का प्रयोग करने पे विचार चल रहा है। इसमें GSLV मार्क 3 में मानव उड़ान सफल बनाने के लिए मिशन में आवश्यक बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि हम देख सकते हैं क्रू मॉडल बनाया जा रहा है जो गगनयान के लिए पेलोड डिज़ाइन होगा और मानव उड़ान मिशन को सफल बनाने के लिए आवश्यक बदलाव अभी प्रक्रिया में है। चूंकि यह एक मानव उड़ान है इसलिए उड़ान त्वरण की सीमाएं हैं। सुरक्षित पुनः प्रवेश करने के लिए प्रणोदक और इंजन डिज़ाइन, घटकों की ताकत और अखंडता, एवियोनिक्स और स्टैंड बाय सिस्टम से संबंधित आवश्यक विकास और जो कार्य है वो प्रगति पर है। अभी इसरो के विभिन्न रॉकेट जो हैं अब आप देख सकते हैं SLV-3, ASLV-3, PSLV XL, GSLV मार्क 2, GSLV मार्क 3 है। इसमें आप देख सकते हैं इनका सबसे हाइट जो है सारे रॉकेट्स का वो अलग अलग है। लिफ्ट ऑफ वेट आपको यहाँ पे बताया गया है और पेलोड मास कितना कैरी कर सकता है वो बताया गया है। किस
ऑर्बिट मतलब किस कक्षा तक इन रॉकेट्स को पहुंचाया जा उपग्रह को पहुंचाया जा सकता है, ये यहाँ पे क्लियरली बताया गया। तो अभी आप देख सकते हैं SLV-3 22.7 मीटर ऊंचाई का, 17 टन वेट, सभी सॉलिड इंजन और 40 की जो केजी पेलोड को ले जा सकते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट है। ASLV में 23.5 मीटर, 39 टन, सभी सॉलिड प्रोपल्सन है और पेलोड मास पर 150 kg, लो अर्थ ऑर्बिट। हाइट इसकी 44 मीटर है PSLV की, 320 टन लिफ्ट ऑफ वेट है, सॉलिड लिक्विड कई स्टेजेस में डिफरेंट है, और पेलोड मास 1860 kg और 475 किलोमीटर तक ले जा सकता है, और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में 1300 kg और 1300 kg में वेट ले जा सकते हैं जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। GSLV मार्क 2 जो है 49 मीटर का है, 414 टन, और सॉलिड लिक्विड एंड क्रायोजेनिक इंजन, और पेलोड मास जो है 2200 kg है, और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक ले जाया जा सकता है। और GSLV मार्क 3 जो है वो 4000 kg पेलोड ले जा सकता है, सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक है, 640 टन लिफ्ट ऑफ वेट है, और हाइट इसकी कम है, ये भी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक ले जा सकता है। इसरो के भविष्य के प्रक्षेपण यान कौन से होंगे, किस पर काम कर रहा है इसरो, ये मैं बताता हूँ अभी। उसे कहते हैं RLV-TD। RLV-TD मतलब उनका पुनः प्रयोग किया जा सके, तो पुनः प्रयोग इसे पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शक कह रहे हैं RLV-TD, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, जो इसरो का सबसे जटिल कार्यक्रम है। RLV-TD विमान और रॉकेट प्रौद्योगिकी का मिश्रण है। RLV-TD सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक उड़ान प्राप्त करने के लिए स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग करता है। स्वायत्त नेविगेशन, मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रणाली, एकीकृत उड़ान प्रबंधन प्रणाली, हीट सील्डिंग, 11 नियंत्रित उड़ान प्रगति पर है। RLV-TD जो है के डिज़ाइन, सिमुलेशन और प्रोटोटाइप प्रयोग के लिए इसरो ने राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला और भारतीय विज्ञान संस्थान का सहयोग लिया है। इसरो ने RLV-TD परीक्षणों के लिए 4 अलग अलग चरणों की योजना बनाई है। हाइपरसोनिक उड़ान प्रयोग जिसे HEX कहेंगे, लैंडिंग प्रयोग LEX, वापसी उड़ान प्रयोग REX, और स्क्रैमजेट प्रोपल्सन एक्सपेरिमेंट SPEX कहलाएगा। RLV-TD जो है इसरो ने 65 किलोमीटर की चरम ऊंचाई पर पहुंच गया, जहां से यह हाइपरसोनिक गति में कई चरणों में शुरू होगा। RLV-TD श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण स्टेशन से 400 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में निर्दिष्ट क्षेत्र पे पहुंचाया गया। कुल उड़ान 770 सेकेंड की थी, और इससे पूरी अवधि के दौरान RLV-TD को श्रीहरिकोटा और जहाज जनित टर्मिनल के ग्राउंड स्टेशनों से स्वायत्त नेविगेशन और नियंत्रण प्रणाली, थर्मल सुरक्षा प्रणाली और पुनः प्रवेश मिशन प्रबंधन के प्रदर्शन पर नजर रखी गई और निगरानी की गई। अंत में RLV-TD बंगाल की खाड़ी में निर्धारित बिंदु पर गिर गया। चूंकि इसे तैरने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, सिस्टम समुद्र की तली में डूब गया और फिर वापस नहीं आया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे RLV-TD लॉन्च किया गया था, और वो यहाँ पे समुद्र तल पे गिर गया, इस जगह पे 400 किलोमीटर 425 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा से। SSLV जो है वो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जिसे लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान कहेंगे, और 3 चरणों वाले सभी ठोस चरण तरल प्रणोदन आधारित वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल है। 2 मीटर व्यास और 34 मीटर लंबाई का यह प्रक्षेपण यान है। PSLV तकनीक से विकास इंजन और बूस्टर मोटर्स दिए गए हैं। लगभग 120 टन का उत्थापन द्रव्यमान है। पेलोड क्षमता 500 किलोमीटर तक ले जाएगा, और इसका वजन जो होगा लो अर्थ ऑर्बिट के लिए 500 किलोमीटर तक होगा। SSLV का जो निर्माण किया गया है वो इस कारण से किया गया क्योंकि यह कम लागत का होगा, निर्माण का समय कम लगेगा, वर्तमान उपग्रह प्रौद्योगिकी विशिष्टताओं को पूरा करना है, मल्टीपल पेलोड यह लॉन्च कर सकता है।
सेमी क्रायोजेनिक इंजन का भी निर्माण इसरो कर रहा है, क्योंकि इसरो की सेमी क्रायोजेनिक परियोजना में तरल ऑक्सीजन और इसरो सेन जो प्रोपेलेंट ग्रेड केरोसिन प्रणोदक के साथ 2000 केएन सेमी क्रायोजेनिक इंजन के डिज़ाइन और विकास की परिकल्पना की गई है, जो पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी प्रणोदक है। इसरो के भविष्य के हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल में सेमी क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाएगा। यह चरण जीएसएलवी मार्क 3 वाहन के कोर L110 चरण को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तावित है, ताकि प्रक्षेपण यान की क्षमता 4 टन से 6 टन जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक बढ़ाई जा सके। सेमी क्रायोजेनिक चरण को स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके विकसित किया गया है और SC-120 चरण का व्यास 4 मीटर बनाए रखा गया है। यह चरण पृथ्वी प्रणोदक चरण की तुलना में बहुत सरल और सुरक्षित है। यह इंजन C-20 इंजन डिज़ाइन पर आधारित है और इसका लंबी अवधि तक सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। लगभग 117 टन प्रणोदक लोडिंग के साथ वाहन के समग्र विन्यास को बदले बिना L110 चरण के आवरण में फिट होने के लिए जीएसएलवी मार्क 3 के लिए चरण को कॉन्फ़िगर किया गया है। SC-120 चरण को जीएसएलवी मार्क 2 को के क्रायोजेनिक अपर स्टेज और जीएसएलवी मार्क 3 के C-25 और L110 स्टेज को डिज़ाइन करने में इसरो की विशेषताओं का अधिकतम उपयोग करके कॉन्फ़िगर किया गया है। अब सेमी क्रायोजेनिक इंजन को का हम लोग क्यों प्रयोग कर रहे हैं, इनके प्रमुख लाभ हैं। अर्ध क्रायोजेनिक इंजन और सेमी क्रायोजेनिक इंजन समकक्ष पृथ्वी भंडारणीय तरल प्रणोदक चरणों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामान्यतः अधिक पर्यावरण अनुकूल प्रणोदकों की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं और हमारे प्रक्षेपण वाहनों में अर्ध क्रायोजेनिक इंजन तकनीक को अपनाने से यह संभव हो जाता है। LH2 की तुलना में उच्च ईंधन घनत्व के कारण वे बूस्टर चरणों के रूप में आदर्श हैं। बड़े अर्ध क्रायोजेनिक बूस्टर चरण लंबे समय में समकक्ष पूर्ण क्रायोजेनिक चरणों की तुलना में सस्ते साबित होते हैं। सेमी क्रायोजेनिक चरणों को पुनः उपयोग किया जा सकता है। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप भी स्वयं रॉकेट बनाने में प्रयास कर रहे हैं और इसरो ने तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन इसमें बढ़ाया है। भारत के रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि 3 है, या यहाँ आप देख सकते हैं इन मैप्स में। ये आपका थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है जो VSSC तिरुवनंतपुरम केरला में है। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर में श्रीहरिकोटा है, जिसे हम सार कहते हैं, और बालासोर रेंज ओडिशा में, जो अब परिचालन में नहीं है। अब आइए स्पेस पोर्ट लॉन्चिंग स्टेशन के चयन के लिए विचार किए गए उन मानदंडों पर चर्चा करें। उनका पहला मानदंड है पूर्व की ओर प्रक्षेपण और भूमध्य रेखा से निकटता। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, इसके साथ यह कोणीय गति का कारण बनती है। यह कोणीय गति रॉकेट उड़ान पथ को बढ़ावा देती है, जो आवश्यक ईंधन की मात्रा को कम करने में मदद करती है। पृथ्वी का अधिकतम कोणीय संवेग भूमध्य रेखा क्षेत्र से देखा जाता है और जैसे जैसे यह इक्वेटोरियल लाइन से पोल की ओर बढ़ता है, कोणीय संवेग कम होता जाता है। बसे हुए भूभाग और समुद्र से निकटता, चूंकि लॉन्च व्हीकल का वाहन का प्रक्षेप पथ क्रमशः जियो सिंक्रोनस और सन सिंक्रोनस मिशनों के लिए पूर्व या दक्षिण की ओर है, इसलिए उड़ान पथ को आबादी वाले भूभाग से बचाना चाहिए। रॉकेट के प्रक्षेपण के दौरान विफलता की संभावना रहती है, यह किसी भी स्तर पर हो सकता है और साथ ही यह अप्रत्याशित है। कभी कभी रॉकेट युद्धाभ्यास को सिस्टम विफलता के बाद भी स्टैंड बाय सिस्टम के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। उस स्थिति में विध्वंस मोड अधिकृत है उसमें, और रॉकेट को समुद्र में गिरा दिया जाएगा। सबसे खराब स्थिति में यदि रॉकेट अनियंत्रित है तो आबादी वाले क्षेत्रों की तुलना में समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त करना बेहतर होगा। स्थिर भौगोलिक स्थिति और सुरक्षात्मक दूरी विस्फोटक की संभावना वाली सुविधाओं का पता लगाने के लिए विशाल मुक्त भूमि आवश्यक है। लॉन्चिंग स्टेशन में भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण मुख्य भूमिका बनाती है, चूंकि प्रक्षेपण के दौरान उत्पन्न होने वाले थ्रस्ट और कंपन की मात्रा जबरदस्त होती है, इससे जमीन को वह सही सहायता प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। भूभाग इतना विशाल होना चाहिए कि उसमें सभी आवश्यक कार्यस्थानों और भंडारण क्षेत्रों को रखा जा सके।
इन मानदंडों के अलावा अन्य कारक भी है, जैसे कि पूरे वर्ष जलवायु परिवर्तन, भूचुंबकीय क्षेत्र आदि, जिसे स्पेस पोर्ट के चयन के द्वारा भी ध्यान में रखा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप भी स्वयं रॉकेट बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए इसरो ने तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है, जैसे कि स्काई रूट, अग्निकुल और बेलाट्रिक्स। अब सैटेलाइट पेलोड के बारे में हम जानेंगे। सैटेलाइट पेलोड तीन तरह के होते हैं, जिसे हम कम्युनिकेशन पेलोड और संचार पेलोड कहें। अर्थ ऑब्जर्वेशन पेलोड मतलब जो धरती को अवलोकन करने के लिए जो उपग्रह को लॉन्च किया जाता है उसके पेलोड, और नेविगेशन पेलोड के बारे में बताएंगे। सैट जो है कम्युनिकेशन और नेविगेशन सैटेलाइट का निर्माण के लिए पेलोड का निर्माण करता है, जो उसका केंद्र है जो पेलोड का निर्माण करता है। और भारत के प्रथम प्रायोगिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो एप्पल को सैक में डिज़ाइन और निर्मित किया गया था, इसे एरियन जो रसिया का सैटेलाइट है उसके थ्रू लॉन्च किया गया था। तब से केंद्र ने संचार पेलोड के डिजाइन और विकास में सशक्त क्षमता विकसित की है। उपग्रह संचार पेलोड जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट पेलोड में ट्रांसपॉन्डर होते हैं, और इनसैट और जीसैट सीरीज जो श्रृंखला के उपग्रह हैं के लिए ट्रांसपॉन्डर जो यूज होते हैं वो यूएचएफ, एल, एस, सी, विस्तारित सी, के यू और के बैंड के विभिन्न बैंडों में डिजाइन किए गए। जीसैट उपग्रह संचार उपग्रह की परिचालन श्रृंखला है जो भारतीय नागरिक उपयोग के लिए नियत कई सेवाएं प्रदान करता है। सैक कम्युनिकेशन ट्रांसपॉन्डर की विभिन्न उच्च प्रणालियों को डिजाइन और विकसित करता है। अब आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन पेलोड जो है, सैक की स्थापना के बाद भास्कर 1 और भास्कर 2 के लिए पेलोड का निर्माण शुरू हो गया था, और बाद के जितने भी भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह की तुलना में भास्कर 1 एक छोटा उपग्रह था जिसका वजन लगभग 450 किलोग्राम था, और इसमें रेड और इंफ्रारेड नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ का प्रयोग हुआ था, जिसके जो कैमरा का यूज़ हुआ था उसे टेलीविज़न कैमरा कहते हैं। इन दो उपग्रहों के विकास के साथ साथ प्राप्त आंकड़ों के प्रसंस्करण जो इमेज प्रोसेसिंग है उसके अनुभव भविष्य के उपग्रहों में विकास में मूल्यवान रहे, ये भी किया गया था। तब से सैक ने कई पेलोड का निर्माण कर लिया है, जिसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और माइक्रोवेव पेलोड प्रदान हुए हैं। जैसे कि अभी हाल में इसरो और नासा मिल करके निसार मिशन का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें एस और एल बैंड होगा। एल बैंड नासा में डेवलप हो रहा है और एस बैंड आपके सैक डेवलप कर रहा है। इन दशकों में सैक ने कई सारे मल्टी प्लेटफॉर्म, मल्टी स्पेक्ट्रल, मल्टी टेम्पोरल, हाइपर स्पेक्ट्रल, मल्टी रेजोल्यूशन, दिन और रात और सर्व मौसम भूप्रेक्षण पेलोड का विकसित किया है। नेविगेशन पेलोड जो है वो सैटेलाइट नेविगेशन पेलोड जो हमारा भारतीय वाला है उसे कहते हैं IRNSS, भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और IRNSS में ने GEO और GSO अंतरिक्ष यान के संयोजन का उपयोग करके रीजनल नेविगेशन सिस्टम बनाया है। IRNSS भारत में 20 मीटर से ज़्यादा की एक्यूरेसी प्रदान करने में सक्षम है, और भारत के अलावा आसपास 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र को कवर करता है। IRNS प्रणाली को सिस्टम को अभी आजकल नाविक कहा जाता है, जो नेविगेशन इंडियन नेविगेशन कॉन्स्टलेशन जैसा कहा जाता है, जो भारतीय नक्षत्र का उपयोग करके नेविगेशन का संक्षिप्त नाम है। धन्यवाद।